अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और कल वाला जो लेक्चर था उसमें एलर्जी को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो उठाया गया है अलग से एक बॉक्स के अंदर कि जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, जब हमें एलर्जी होती है, खासतौर पर एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है जिसमें हमारा नाक भी बह रहा होता है, स्किन रैशेज आ जाते हैं, ये सारा कुछ जो हो रहा होता है, तो उसमें जो फिजिशियन है वो एंटी हिस्टामिन क्यों प्रिस्क्राइब करता है? क्या है? एंटी हिस्टामिन क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, ये क्वेश्चन उठाया गया। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने लेक्चर के दौरान इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी अलग से इस पे छोटा सा एक टॉपिक है, एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा लेक्चर होना चाहिए कि फिजिशियन जो है वो एंटी हिस्टामिन क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसी दवाइयां जो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करें उसको क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसके एक रीजन है, और वो रीजन क्या है कि हमने हिस्टामिन को अगर रिलीज हो भी गया तो उसको अपना काम नहीं करने देना। क्यों? उसके लिए बड़ा जरूरी है हमारे पास कि बिल फर्ज है ये हमारा ब्लड वेसल है जिसमें अंदर खून है, और ये ब्लड वेसल की जो दीवारें होती हैं, ये दीवारों के ऊपर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बड़े स्पेशल से। क्या होते हैं हमारे पास? एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और इन एपिथेलियल सेल्स के नीचे भी बड़े प्यारे प्यारे से सेल्स होते हैं जिसको हम मास्ट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्ट सेल्स। वही वाले सेल जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी ट्रॉमा के अगेंस्ट। ये मास्ट सेल्स जो है, जब हमारे पास एलर्जी होती है तो क्या है कि ये मास्ट सेल्स हो गए, या ये जो हमारे पास इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर बेसोफिल्स होते हैं, इन बेसोफिल्स के ऊपर एंटीबॉडीज चुमट जाती हैं। कौन सी वाली एंटीबॉडीज चुमटती हैं? इम्यूनोग्लोबिन ई। क्या चुमट जाती हैं? एंटीबॉडीज। ऐसे हमारे पास इसके ऊपर एंटीबॉडीज चुमट जाती हैं, एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन ई वाली। इसी तरह बेसोफिल्स हैं उनके ऊपर भी। और ये किसके अगेंस्ट बनी होती हैं? उस पोलन ग्रेन, उस स्पेसिफिक पोलन ग्रेन या उस पोलन डस्ट या उस मोल्ड के अगेंस्ट जिसकी वजह से एलर्जी हुई है। तो अब ये एंटीबॉडी जब इसके साथ लगती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती है, मतलब इस पे पोलन आते हैं, तो इनके एक्टिवेशन की वजह से ये जो मास्ट सेल्स हैं या ये वाले जो बी सेल्स हैं, ये केमिकल रिलीज करते हैं, और उस केमिकल का नाम है हिस्टामिन। उस केमिकल का नाम क्या है? हिस्टामिन। ये जो हिस्टामिन है, ठीक है, ये जो हमारे पास हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन क्या करता है? ये हिस्टामिन जाता है इन सेल्स के पास। ये जो ब्लड वेसल्स में जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, जो मस्कुलर सेल्स हैं, इन सेल्स के पास जाता है, और इन सेल्स के ऊपर बड़े खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हिस्टामिन को रिसीव करते हैं। उसको कहते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर साइट्स, जो कि इन सेल्स के ऊपर होती हैं। जब ये हिस्टामिन उधर जाके उधर उन रिसेप्टर साइट्स पे जुड़ता है तो इनकी वजह से इन सेल्स को क्या मिलती है? एक सिग्नल मिलता है कि तुम लोग वेसोडाइलेशन करो। मतलब ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है ये थोड़ी ओपन हो जाएगी, डायमीटर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो सुराख है ये बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों के दरम्यान जो सुराख है वो बड़े बड़े हो जाएंगे, और इन बड़े बड़े होने की वजह से क्या है कि ये जो कैपिलरीज की परमिएबिलिटी है, कि जो चीज इसके अंदर है वो अब इजीली इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ सकता है, चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल्स हो, चाहे कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हो, चाहे हमारे पास और कुछ हो जो ब्लड प्लाज्मा है। वो किसकी वजह से? कि हिस्टामिन जब जाता है इधर रिसेप्टर साइट्स पे इन एपिथेलियल सेल्स के, तो इनको एक सिग्नल मिलता है कि वेसोडाइलेशन करो। वेसोडाइलेशन से वैसे ही हमारे पास यहाँ पे रग थोड़ी सी खुल जाती है, वहां पे खून आना ज्यादा हो जाता है। उसके बाद ये जो मसल्स हैं, ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, जो ब्लड वेसल जिसके हमारे पास दीवारें बनी है, वो उनको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन करो। क्या करो? कॉन्ट्रैक्शन करो। तो उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो स्पेसेस हैं ये ज्यादा हो जाती हैं, और इनकी स्पेसेस की ज्यादा होने की वजह से जो कैपिलरी हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, ये जो कैपिलरी एक्शन है, यहाँ पे मैंने कही कैपिलरी परमिएबिलिटी, कि इस कैपिलरी से हमारे पास खून जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना शुरू कर देता है। और जब वो आता है तो यहाँ पर फिर वो व्हाइट ब्लड सेल्स और वो हमारे पास सब कुछ इस हिस्टामिन की रिलीज की वजह से पूरा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, फीवर होना स्टार्ट हो जाता है एलर्जी की वजह से, बाकी जितने भी हमारे पास सिम्टम्स हैं वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो असल बात कहानी क्या थी? हिस्टामिन कि अगर जब ये हिस्टामिन गया और यहाँ पे रिसेप्टर साइट्स जो हैं वहां पे अटैच हुआ तो उसके बाद ये सारा काम हुआ। तो फिजिशियन लोग क्या करते हैं? वो एंटी हिस्टामिन देते हैं।
क्या बोल देते हैं, एंटीहिस्टामीन देते हैं। एंटीहिस्टामीन, हिस्टामीन के साथ उसको कोई लेना देना नहीं होता। जो एंटीहिस्टामीन ड्रग्स हैं वो आके उन रिसेप्टर साइट्स पे जुड़ जाती हैं। वो ड्रग्स उन रिसेप्टर साइट्स पे, वो जो एपिथेलियल सेल्स थे ब्लड वेसल्स के, उनके हिस्टामीन रिसेप्टर साइट्स पे जुड़ जाती हैं। तो इस हिस्टामीन के लिए कोई साइट नहीं बचती। ये जो हिस्टामीन जाएगा, उस हिस्टामीन को एपिथेलियल सेल्स में कोई साइट नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर वो जुड़ जाए। तो जब जगह नहीं मिलेगी तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को प्रोवोक नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से हमारे जो एलर्जिक राइनाइटिस है, इनके सिम्टम्स या इसकी जो बीमारी है, इस पे फिर थोड़ा सा काबू पा लिया जाता है एंटीहिस्टामीन ड्रग्स देने की वजह से। मेन पॉइंट जो यहाँ पर वो है कि जो एंटीहिस्टामीन ड्रग्स हैं वो जाके ब्लॉक करेंगे हिस्टामीन रिसेप्टर साइट्स को। हमारी बॉडी में जिस सेल के पास हिस्टामीन रिसेप्टर्स हैं उनमें जाके वो खुद अटैच हो जाएगी, वहां पे उसको ब्लॉक कर देगी। उसकी वजह से हिस्टामीन जो है वो रिसेप्टर साइट्स के अटैच नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इसलिए जो डॉक्टर लोग हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीहिस्टामीन एलर्जिक राइनाइटिस के दौरान। ठीक है, होप सो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।